अफगान कौंसल जनरल ने पाकिस्तान की जो बेइज्जती की उस पर पाकिस्तान का रिएक्शन आवाम ये समझती है कि बहुत ज़्यादा नहीं है और हमने फिर उनके साथ रवादारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने रवादारी का मुजाहरा क्यों किया ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो पुराने मामलात थे उसका स्कोर बराबर कर लिया है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जो तरमीम का नया पैकेज आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और एक और ख़बर इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ नाराज़ हो गई है। क्या वाकई नाराज़ हुई है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और 21 सितंबर का जलसा क्या वो एक नया बहरान लेकर तुलू होगा या फिर मामला सेटल हो जाएंगे, ये भी आपको पूरी तफसील के साथ आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और उसी तरह आपका एक मसला और आपका एक सवाल भी आज के व्लॉग में लिया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने अगले 20 दिनों में 28,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये मरहला भी अबूर कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सफारतकार किसी भी मुल्क में हो तो वहाँ उसके कवानीन उस पर लागू होते हैं और वहाँ के कवानीन का और वहाँ के एंथम का या जो भी चीज़ उस मुल्क से बिलोंग करती है उसका एहतराम करना उस पर लाजिम होता है। अगर वो ये एहतराम नहीं करता तो वो मुल्क उस सफारतकार को वहाँ से निकाल देता है। आज एक ऐसी दास्तान पाकिस्तान में हुई। मुहिबुल्लाह शाकिर साहब जो कौंसल जनरल हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने पे खड़े होने से माजरत कर ली। वो बैठे रहे, तौजीहात क्या पेश की गई, ये पूरा वाक़या क्या था, ये कहाँ पे हुआ है और अब पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट क्या कर सकती है, ये पूरी डिटेल स्टोरी आपको बताते हैं जावेद चौधरी साहब। अब पेशावर के अंदर ये वाक़या हुआ और सीरतुल नबवी कॉन्फ्रेंस थी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब उसको चेयर कर रहे थे और वहाँ पे कौंसल जनरल साहब को बुलाया गया था। वो अपने वफ्द के साथ आए थे और जब कौमी तराना बजाया गया तो सारा हाल वहाँ पे खड़ा हो गया। सिर्फ मुहिबुल्लाह शाकिर साहब और उनके जो साथी थे वो वहाँ पे बैठे रहे, वो खड़े नहीं हुए। और उस पर ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर गम गुस्सा है और ये सीधी सीधी इंसल्ट है। बल्कि किसी भी दुनिया के कोने में आप होते और वहाँ पे ये हरकत करते तो उस मुल्क ने भी माइंड करना था। लेकिन उसके बाद जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो फिर अफ़गान सफारत खाने की तरफ से वजाहत आई कि जी क्योंकि आपका जो तराना है उसके अंदर म्यूज़िक था तो इसलिए मुहिबुल्लाह शाकिर साहब जो हैं वो खड़े नहीं हुए। अब यहाँ पे दो इश्यूज़ हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया के हर तराने के अंदर म्यूज़िक होता है। इवन तो आप सऊदी अरेबिया का जो तराना है वो सुन लें, हम उसका लिंक नीचे दे रहे हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं उस लिंक को जाके टच करके क्लिक करके ज़रा देखें कि सऊदी अरेबिया जो है वो ज़ाहिर है उससे ज़्यादा मुक़द्दस सरज़मीन तो मुसलमानों के लिए कोई और नहीं हो सकती जहाँ से ये इस्लाम तुलू हुआ है। और अगर अफ़गानिस्तान के अंदर भी मुसलमान हैं तो वो मुसलमान जो उनका किबला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है, वो खाना काबा और मस्जिद नबवी वहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो वो जो मुल्क है सऊदी अरेबिया उसका तराना मुलाहिज़ा कर लें, उसके अंदर म्यूज़िक है। कतर के अंदर जहाँ से तालिबान की गवर्नमेंट का आगाज़ हुआ था आप उसका तराना देख लें, उसका लिंक भी हम दे देते हैं। फिर इसके अलावा जहाँ जहाँ इनके जो रिलेशंस इस वक्त मौजूद हैं, वैसे चाइना के साथ रिलेशन मौजूद हैं, चाइना ने इनको तस्लीम किया, यूएई ने इनको तस्लीम किया हुआ है, आप उनके तराने मुलाहिज़ा कर लें। लिहाजा दुनिया का कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके तराने में म्यूज़िक ना हो। दूसरा ये फरमाएँ जो वो मुहिबुल्लाह शाकिर साहब कह रहे हो, बल्कि एक मुहावरा भी है ना कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि जब आप किसी गुनाह का उज़्र पेश करते हैं तो बाज़ औक़ात वो गुनाह से ज़्यादा बदतर साबित होता है। अब ये जो कहा गया कि क्योंकि म्यूज़िक था तो इसलिए हम खड़े नहीं हुए, भाई म्यूज़िक कान से सुना जाता है और कान से ही उसको रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपके मज़हब में या आपकी रवायात में म्यूज़िक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो बैठने से क्या मसला हल हो जाएगा? कि हम बैठने से म्यूज़िक कम हो जाएगा? या अगर आप उसको गुनाह समझते हैं तो क्या बैठ के जब आपने सुना तो उससे गुनाह कम हो गया? वो अगर आपको बुरा लगा था तो आप उठ के बाहर चले जाते। आप शुरू में कह देते जी कि क्योंकि हम म्यूज़िक नहीं सुनते, तो जब आपका तराना हो जाएगा तो हम उसके बाद आ जाएंगे अंदर। और दूसरा, क्या पहली मरतबा तराना बजा पाकिस्तान के अंदर? मुहिबुल्लाह शाकिर साहब इतने अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं
और वो बेशुमार सरकारी तकरीबात के अंदर, सफारती तकरीबात के अंदर गए हैं। क्या उन्होंने हर तकरीब के अंदर तराने का इसी तरह उसकी बेइज्जती की है, इसी तरह इंसल्ट किया पाकिस्तान की? अगर इससे पहले भी वो करते रहे तो चलें, फिर तो तस्लीम किया जा सकता है कि जी इनकी रवायत है। दूसरा ये कि क्या उन्होंने जब कागजात अपने पेश किए थे पाकिस्तान में, तो क्या उन्होंने लिख कर दिया था हुकूमत पाकिस्तान को कि जनाब हमारे क्योंकि मज़हब के अंदर या रवायत के अंदर म्यूज़िक की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा जहाँ पे भी तराना बजेगा तो हम खड़े नहीं होंगे? अगर तो उन्होंने ये शर्त पेश की थी या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये शर्त आई थी और हुकूमत पाकिस्तान ने इसे तस्लीम किया, तब फिर तो बात की जा सकती है। ये सीधी सीधी इंसल्ट है पाकिस्तान की और इसके अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ज़रा लीनियट है अफ़गानिस्तान के मामले में और पिछले 45 साल से बल्कि 50 साल से अफ़गानिस्तान के मामले में हमने सवाए बेइज्जती करवाने के और सवाए एक तावान बर्दाश्त करने के, सवाए एक अजियत बर्दाश्त करने के हमने कुछ नहीं किया। देखिए, जब वहाँ पे रशियंस आए और उस वक्त हमने अपने बॉर्डर खोले, 50 लाख अफ़गानी जो थे वो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त आए और उसके साथ साथ एक हीरोइन कल्चर आया, उसके साथ एक क्लाशनकोफ कल्चर आया और उसने पाकिस्तान के पूरे कल्चर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और फिर 40-50 साल पाकिस्तान मेज़बानी करता रहा। पिछले साल हमने अफ़गानों को यहाँ से निकालना शुरू किया था, उससे पहले तो अफ़गानी आलमोस्ट पाकिस्तानी बन चुके थे और फिर पाकिस्तान के पासपोर्ट अफ़गानी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि आज भी जब अफ़गानी पकड़े जाते हैं तो उनसे पाकिस्तानी पासपोर्ट निकल आता है। पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिकल क्राइसिस है उसकी बेस जो अफ़गानिस्तान है कि यहाँ से डॉलर खरीद के अफ़गानिस्तान जा रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ गई थी, वो आपके सामने। तो हमने अफ़गानिस्तान के मामले में सवाए मार खाने के, सवाए कुर्बानी देने के, सवाए जलील होने के कुछ नहीं किया आज तक। और वहाँ पे गवर्नमेंट किसी की भी हो, आप देख लें, जब रशियन बेस्ड गवर्नमेंट थी वहाँ पे तो वो पाकिस्तान के साथ क्या करते थे। और आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि दुनिया में सबसे आखिरी मुल्क था अफ़गानिस्तान जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था। जब पाकिस्तान बना था अच्छा, तो अफ़गानिस्तान ने सबसे आखिर में पाकिस्तान को तस्लीम किया था। सबसे पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था पाकिस्तान को तस्लीम करने से और उसके बाद तक आज तक कोई वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आई जिसने पाकिस्तान की इज़्ज़त की हो। और यही वो तालिबान है जो पाकिस्तान के अंदर रहे और पाकिस्तान ने इनकी खिदमत की, इनको नवाजा, इनकी फैमिलीज़ को पाला। और फिर जब अमेरिकन वहाँ पे जा रहे थे तो जनरल फैज़ हमीद साहब ने इनको ले जा के वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई। और उससे पहले जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी थी तो ये सारे तालिबान पाकिस्तान से गए थे। पाकिस्तान ने उस वक्त की गवर्नमेंट को यहाँ से टेलीफोन लाइंस दी थी। और आप ये जान के हैरान होंगे कि उस वक्त, उस दौर में जब आप अफ़गानिस्तान में बात करते थे तो आप लाहौर से डायल करते 042 और वहाँ से अफ़गानिस्तान के अंदर आप जाके कॉल कर लेते थे। इस्लामाबाद से 051 आप डायल करते थे और जब पेशावर से आप फ़ोन करते थे तो 091 आप डायल करके आप पेशावर से बात करते थे। उस वक्त पाकिस्तान ने टेलीफोन लाइंस तक दी थी और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है जी अफ़गानिस्तान के लिए। पाकिस्तान दो अगर कुर्बानियाँ ना देता तो शायद आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता। एक, हमने कश्मीर के लिए बहुत कुर्बानी दी, लिहाजा जब कश्मीरी एतराज़ करते हैं तो बड़ा बुरा लगता है क्योंकि हमने आज तक अपनी इकानमी को कश्मीर की वजह से टेक ऑफ नहीं करने दिया। और दूसरा अफ़गानिस्तान, और जब अफ़गानी पाकिस्तान को बुरा कहते हैं तो आप यकीन करो फ़र्क बड़ा दिल जलता है क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी कीमत बर्दाश्त की है अफ़गानिस्तान के लिए। और अब उनका कौंसल जनरल जो है उसको अचानक ये याद आ गया कि जो पाकिस्तानी तराना है उसके अंदर म्यूज़िक है। तो ये कोई उज़र नहीं है कि क्योंकि जी म्यूज़िक है तो इसलिए हम खड़े नहीं होंगे। भाई, अब म्यूज़िक का टांगों के साथ क्या ताल्लुक़ है? अगर आपको बुरा लग रहा है या आप समझते हैं कि गलत है तो आप अपने कान बंद कर लें ताकि सबके सामने उंगली रख के कानों में आप देखें कि जी म्यूज़िक नहीं जाना चाहिए उसके अंदर। या फिर आप उठ के चले जाएं या फिर आप गवर्नमेंट को बताएं कि जब ये म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम आ जाएंगे सारा। दूसरा, अगर आप ये समझते हैं कि म्यूज़िक गलत है तो पूरी दुनिया से म्यूज़िक ख़त्म कर दें। फिर सऊदी अरेबिया को भी आप तस्लीम ना करें क्योंकि उनके तराने के अंदर भी म्यूज़िक है। फिर आप कतर को भी तस्लीम ना करें। और जब ये तालिबान का वहाँ पे वफ़द गया था और वहाँ पे जब कौमी तराना कतर का बजा था तो आप खड़े हुए थे उस वक्त। तो उस वक्त जो इनके बुज़ुर्ग हैं इसका मतलब उन्होंने गलत किया था और वो खिलाफ़ इस्लाम बात थे। और फिर आप ये कर लें सर और पूरी दुनिया से आप ख़त्म कर लें बिल्कुल। और ये जो आपके मोबाइल हैं, जब इसके अंदर से रिंग ट्यून बजती है तो आप उसको भी ज़बह कर दें, उस रिंग ट्यून को भी, और उसके ऊपर पाबंदी लगा दें। तो ये कोई उज़र नहीं है, बात सीधी सीधी है कि पाकिस्तान की इंसल्ट हुई। ठीक है। और किसी शख्स को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो आए और आके बैठे और पाकिस्तान की बेइज्जती करके चला जाए। ठीक है। और चौधरी साहब ये और इसमें मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब को भी इस चीज़ के ऊपर माज़रत करनी चाहिए क्योंकि ये इन्होंने हलाशेरी दी थी महबूबुल्लाह शाकर साहब को और इन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे। ले जी कर लें, गंडापुर साहब आप जाएं
और कर लें उनके साथ मुज़ाकरात जो करने हैं आपने। वो आपकी अपनी महफिल के अंदर आपकी बेइज्जती करके गए, गंडापुर के साहब की मौजूदगी में, सब मौजूदगी में, और गंडा साहब खामोश है। वैसे आज मैं ना सरफराज बुगटी साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आपको याद होगा कि सरफराज बुगटी साहब एक तकरीब हो रही थी और वहाँ पे एक स्टूडेंट था जो खड़ा नहीं हुआ था कौमी तराने में, और उसी वक्त सरफराज बुगटी ने कहा कि उठो भाई यहाँ से निकलो तुम बाहर, तुम्हें जरूरत कैसे हुई कि तराना बज रहा और तुम वहाँ पे बैठे हुए, और उन्होंने उसको निकाल दिया वहाँ से। और उसके बाद फिर वो बच्चे ने माजत की आके, और फिर उन्होंने उसको गले लगाया, उससे कहा कि बेटा ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है कि आप एक स्टेट के अंदर हो और आप उस स्टेट के तराने को या उसके परचम को आप इज़्ज़त नहीं देते, तो आप तो फिर उस स्टेट के हकदार ही नहीं हो, तो आपको तो निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो सरफराज बुगटी का जो एक कदम था ना, मैं समझता हूँ कि हमें सलाम पेश करना चाहिए। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़े गैरतमंद चीफ मिनिस्टर हैं, और वो अदलिया को भी आज़ाद करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी आज़ादी जो है उसके रास्ते में भी रुकावट है, तो उन्हें इस वक्त गैरत का मुजाहरा करना चाहिए था। उन्हें उसी वक्त मुहिबुल्लाह शाकर को कहना चाहिए था जी आप अपना वक्त लें और यहाँ से निकलें आप, क्योंकि आपने हमारी इंसल्ट की, हमारे मुल्क की इंसल्ट की। और अगर आप उसके बाद भी उनके साथ हंस के मुस्कुरा के बोलते रहे और फिर भी आप उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर गंडापुर और मुहिबुल्लाह शाकर के अंदर कोई फ़र्क नहीं। ठीक है। और चौधरी साहब इसका रिएक्शन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए? ऑफिशियली निकाल देना चाहिए या वार्निंग? निकालना चाहिए जी। अभी तो वार्निंग दी है, सिर्फ ये डिस्प्लेयर शो किया है। मेरा नहीं ख्याल कि डिस्प्लेयर काफ़ी है। और ये जो हमने अफ़गानिस्तान की गठरी उठाई हुई ना, मेरा ख्याल है हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए। और वहाँ पे वो देख लें, वहाँ पे देखें जो TTP वहाँ पे बैठी हुई है, वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट ने उनके साथ नेक्सस किया हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने एक जलावतन गवर्नमेंट बनाई हुई है, और उस जलावतन गवर्नमेंट को वहाँ तालिबान गवर्नमेंट तस्लीम कर ली है। लेकिन हम इसे बरादर इस्लामी मुल्क समझते हैं, हम इसे स्ट्रेटजिक डेप्थ समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और ये जो हरकत है आप देखें, उस वक्त जब रशियन आए हुए थे और उस वक्त जो अफ़गान यहाँ पे एम्बेसडर था वो उसने नहीं की, और उसके बाद जब वहाँ पे मुजाहिदीन की गवर्नमेंट बनी तो उसने ये हरकत नहीं की। फिर उसके बाद जब पिछली तालिबान की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त जो हमारे यहाँ पे एम्बेसडर थे अफ़गानिस्तान के, उन्होंने ये हरकत नहीं की। और उसके बाद जब ये करज़ई की गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी उन्होंने ये हरकत नहीं की। और ये जो दोबारा तालिबान की गवर्नमेंट है, जब उसकी तरफ से ये हरकत की जा रही है, तो इसे हमें सीरियस लेना चाहिए। ये एक पैगाम है पाकिस्तान के लिए कि जी अगर आपने एहतराम करवाना है तो हमारे होते हुए तो आप अपना तराना जो उसमें से म्यूज़िक निकाल दें। ठीक, बहुत अच्छा। कल को वो कहेंगे कि झंडे से सबज रंग निकाल दें। ठीक। अब चलते हैं नाज़रीन अपने अगली स्टोरी की तरफ। मौलाना एक ज़ीरक सियासतदान है और PMLN को उन्होंने बहुत सबक सिखाया है, शदीद किस्म की सज़ा दी है। ये सज़ा PMLN को उन्होंने क्यों दी है, और तरमीम ये जो हुई है जिसके ऊपर इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया, ये इस तरह से होना नहीं चाहिए था। इसका असल कसूरवार कौन है, इन दोनों चीज़ों की डिटेल आपको बता। देखो फ़र्क इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने PDM बनाई थी और उन्होंने सब पार्टीज़ को इकट्ठा किया था, और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में उनकी क़यादत में सारी पार्टीज़ इकट्ठी हुई थी। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM को छोड़ के चली गई थी। उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में ये मशहूर हुआ कि उन्होंने एक डील कर ली है, और जना फैज़ हमीद साहब ने उनके सारी फाइलें, उनके सारे केस जो हैं कराची शिफ्ट कर दिए, उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, वो PDM से बाहर निकल गए। और इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन रही PDM के साथ, वो चलता रहा सिलसिला, आपको पता है। फिर उसके बाद इसी PDM ने फिर अदम एतमाद करवा लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोबारा जरदारी साहब को कायल किया, सब लोगों को साथ लेके आए। फिर उसके बाद इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन हुए तो मियां नवाज शरीफ साहब बल्कि वापस आए, तो उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं रखे। वो उस वक्त बड़ी ऊंची उड़ान में थे, उनका ख्याल ये था 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे वो। फिर इलेक्शंस हुए, जब इलेक्शंस हुए तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मार पड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा मार पड़ गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ऑलमोस्ट उड़ ही गए वो खैबर पख्तूनख्वा से। और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का ख्याल ये था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे पास आएंगी और मेरी इज़्ज़त बरकरार रखेंगे, और ये कहेंगे कि आप हमारे बड़े हैं, आपने PDM बनाई थी, अब हम गवर्नमेंट बनाने के फेज़ में हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलें। और उस वक्त अगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट्स इस वक्त भी बलूचिस्तान के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहते जी कि आप कोई इक़्तिदार की शराकत का फार्मूला बना लें, वहाँ 2.5 साल की गवर्नमेंट आप बना लें, 2.5 साल की सरफराज बुगटी साहब बना लेंगे, या आप वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएँ, हम आपको सपोर्ट देते हैं।
और उसके बाद उनका गवर्नर लगा देते खैबर पख्तूनख्वा में, वफाकी हुकूमत में 1 या 2 वजारतें दे देते, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है इसी बात पे खुश होते। और अगर ये सब कुछ ना भी देते तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप अपना लीडर मान लेते, मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप इज़्ज़त कर लेते, तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने नाराज़ ना होते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो उनके पास गए ही नहीं। उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और वो सियासी तौर पे दोबारा कायम नहीं हो सकते, सियासी तौर पे दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते, तो बस उनकी गुड्डी जो है ना लुट गई है। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझ रही थी और फिर उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट बना ली, मौलाना को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया, मौलाना नाराज़ हो गए इस बात पे। ठीक है। और इस दौरान मियाँ नवाज़ साहब से भी उनकी एक मुलाकात हुई जिसमें मौलाना ने बड़ा शिकवा किया, और मियाँ शहबाज साहब से भी मुलाकात हुई, लेकिन वो शिकवों पे ख़त्म हुई और मौलाना बैठ के चुप करके लेकिन फिर इस दौरान ये तरामीम का वक्त आ गया। और जब ये वक्त आया तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब को इंगेज करते और उनको राज़ी करते। तो इन्होंने इस तरह किया कि बस तरामीम तैयार कर ली और उन्होंने कहा कि मौलाना राज़ी हो ही जाएंगे, मौलाना ने कहाँ जाना है। और इनका ख्याल था कि कुछ ना कुछ दे दिला के मौलाना को राज़ी कर लें। लेकिन जब ये मामला बहुत आगे चला गया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो ना कोई एक्सटेंशन दूंगा किसी को, ना मैं किसी एक्सटेंशन के हक़ में हूँ, और ये तो आप मेरी तरफ से ना ही समझें। बल्कि इन्होंने कुछ उनके सेनेटर्स के साथ रब्ता कर लिया था कि आप आउट ऑफ द पार्टी हमें वोट दे दें। तो उस पर फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख़त लिख दिया सब MNAs को, सेनेटर्स को, ख़बरदार जो किसी ने पार्टी से बाहर निकल के वोट दिया। वो भी प्रॉब्लम हो गया। फिर इन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं, फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़े तगड़े हैं, इन दोनों को जिम्मेदारी दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि आप जाके मौलाना को कायल करें। तो ये आते रहे जाते रहे, लेकिन मौलाना कायल नहीं हुए। लेकिन ये दोनों इंप्रेशन ये देते रहे कि मौलाना हमारे कंट्रोल में, फ़िक्र ना करें, मौलाना ने कहाँ जाना है। और इसी कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट ने इजलास बुला लिया। फिर गवर्नमेंट का ख्याल ये था कि इस्टेब्लिशमेंट क्योंकि इस सारे फेज़ के अंदर शामिल है तो वो मौलाना को राज़ी कर लेगी। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने तो बहुत पहले से कह दिया हुआ है कि जनाब आपके जो सियासी मामलात हैं उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, ना हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे, ना किसी और सियासी जमात के साथ करेंगे। ये आपका काम है, ये आपको करना चाहिए, तरामीम भी आपकी हैं और आप जाने और मौलाना फजलुर रहमान साहब जाने। तो बहरहाल गवर्नमेंट का जो ओवर कॉन्फिडेंस है और जो एक ख़ास नेचर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की कि आप इस्तेमाल करें और भूल जाएँ, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी उन्होंने यही किया। उसका नतीजा ये निकला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने घर को बड़ा आबाद कर लिया और पूरी गली आबाद हो गई। एक वफ्त आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब जो है ना वो बड़े अकड़ के पहुँच गए वहाँ पे कि जनाब कोई मसला नहीं, मौलाना को राज़ी करना कौन सा मसला है। वो गए वहाँ पे और उनको दरवाजे से वापस कर दिया उन्होंने, और बाकी लोगों को भी ये इंप्रेशन दिया कि ख़बरदार जो हमारी तरफ आए। और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजलुर रहमान साहब बुलाते रहे कि आ जाओ, और जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफ्त वहाँ पे जाता था तो आगे बैठे होते थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, बल्कि मौलाना उनको नमाज़ें भी पढ़ाते रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करके ना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नून लीग के ठीक ठाक मत मार दे। तो अब नून लीग जो है वो मेरा ख्याल है ठीक ठाक परेशान है, क्योंकि उनका जो फार्मूला है नाकाम हो चुका है। गवर्नमेंट की सुबकी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, और ये सारा मामला जो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास चला गया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो वो एक तरमीम तैयार कर रहे हैं, एक पैकेज तैयार कर रहे हैं, और उसमें कुछ लोग उनके साथ हैं जो बाकायदा उनको पूरा पैकेज बना के दे रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ये प्राइड लेना चाहते हैं कि जो अदलिया के अंदर गड़बड़ है मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, और जो गवर्नमेंट के जो मुतालबात थे या गवर्नमेंट के जो ख्यालात थे वो सारे तो सबोटाज हो गए हैं। अब उसके बजाय एक नया आइनी पैकेज बन रहा है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड ले लिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल के एक पैकेज बनाएंगे, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो PTI को एतमाद में लेंगे और PTI को की तजावीज़ भी उसके अंदर शामिल करेंगे। और जब ये हो जाएगा तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये पैकेज लेके गवर्नमेंट के पास जाएंगे। वो गवर्नमेंट जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से वोट मांग रही थी, तो मौलाना उनसे कहेंगे नहीं जी हम आपसे वोट मांगने आए, तो अब आपको हमें वोट देना चाहिए। और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी मौलाना के साथ, और गवर्नमेंट जो है वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नाराज़ नहीं कर सकेगी। तो एक ढीला ढाला किस्म का पैकेज आएगा और अक्टूबर के पहले महीने में आएगा, लेकिन वो जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, और गवर्नमेंट जो ये समझ रही थी ना कि हमने उनको नहीं बनने देना, लेकिन मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI तीनों मिल गई हैं
और इन तीनों ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बना देना है और फिर उसके बाद देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब गवर्नमेंट के साथ करते क्या। तो बिलावल ने क्या भी दिया कि अगला जो चीफ जस्टिस है मैं मंसूर अली शाह साहब को ही देख रहा हूँ, ये बिलावल साहब का बयान भी आ चुका है। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, अगर ये तरमीम नहीं होती हैं तो क्या गवर्नमेंट के जाने का खतरा है, ये लाजम मलजूम है इनके लिए? देखिए अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं मंसूर अली शाह साहब से। उनका ख्याल ये है कि जब वो आएंगे तो जुडिशल कमीशन बना देंगे और जुडिशल कमीशन जब फॉर्म 45 निकालेगा, फॉर्म 47 निकालेगा और अपने सामने रखेगा तो उसी वक्त ये गवर्नमेंट फारग हो जाएगी। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वाजा आसिफ साहब को कह रही है कि दिसंबर तक हमें टाइम दें और उसके बाद हम आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि 25 अक्टूबर के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे और दिसंबर में गवर्नमेंट होगी नहीं तो मुज़ाकरात किसने करने हैं और पैकेज किसने करना है। तो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा उम्मीद है और मेरा ख्याल है मुवक्किलात ने भी यही बताया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो बस ये गवर्नमेंट फारग है। उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरा एक तजर्बा ये भी है पाकिस्तान के अंदर कि जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं वो अक्सर पूरी नहीं होती। तो हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएँ और बिल्कुल ही उनका रवैया मुख्तलिफ हो और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ जुलूस निकाल रही हो। ठीक। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं नाज़रीन। एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से स्टोरी है जी कि PMLN से वो सख्त नाराज़ हैं। वजूहात बड़ी ही क्लियर है कि जो तरमीम लानी थी वो तरमीम को इतने बुरे तरीके से पेश किया गया, मीडिया में पहले लीक कर दिया गया और उल्टा इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी नाम आना शुरू हो गया, उनकी भी इसमें बदनामी शुरू हो गई। या आप ये कह सकते हैं कि PMLN या गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर पाई। तो थोड़ा इख्तलाफ पाया जाता है खबरों के मुतालिक, अगर मैं आपको बताऊं तो कि एस्टैब्लिशमेंट ज़्यादा को खुश नहीं है PMLN से। चौधरी साहब क्या डिटेल? अब देखिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, क्योंकि कोई ऐसा तर्जुमान है नहीं जो डिस्प्ले ये शो कर सके। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये पुररे करते हैं कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। उन्होंने बड़े खौफनाक किस्म के कमेंट्स दिए, जैसे फैसल वाडा साहब हैं और फैसल वाडा साहब के बारे में तासुर सबका यही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन ले रहे हैं और बड़े करीब हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट सोचती है या जो कहना चाहती है वो फैसल वाडा साहब कह देते हैं। तो फैसल वाडा साहब ने कल जो गवर्नमेंट के बारे में कहा कि ये बड़े नाहल हैं और ये निकम्मे लोग हैं और इनसे यही तवक्को थी, तो इससे यही साबित होता है कि दूसरी साइड पे क्या सोचा जा रहा है। दूसरी साइड पे गवर्नमेंट को निकम्मा भी समझा जा रहा है और नाहल भी समझा जा रहा है। अगर आप और सेम इसी तरह मोहसिन नकवी साहब जो है ना वो खासे परेशान हैं सारे मामले में और उन्हें ये महसूस होता है कि एक टास्क मुझे दिया गया था या गवर्नमेंट जो चाहती थी वो नहीं हो सका। तो किसी न किसी जगह पे कुछ ना कुछ पक रहा है, क्योंकि ये सारा काम गवर्नमेंट ने करना था और जब हुकूमत नहीं कर पाई और उन्होंने एक नई कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी और ये तक कह दिया वज़ीर कानून ने कि मेरे पास तो वो प्लान है ही नहीं, मेरे पास तो पैकेज ही नहीं है, जब मेरे पास नहीं है तो आपको क्या दें। और ये जो एतराफ़ है वो भी गले पड़ गया आज़म नज़ीर तारड़ साहब के कि भाई आप वज़ीर कानून है, पैकेज तो आपने बनाना है, ये किसी और ने तो नहीं बनाना। लेकिन वो ये इंप्रेशन ऐसे दे रहे हैं कि मुझे अभी दिया ही नहीं गया, जब मुझे दिया ही नहीं गया तो मैं आपको क्या पेश करूँ। तो उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट को फंसा दिया हर लिहाज से। तो अब इस्टेब्लिशमेंट, अगर मैं अब ये इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा तजिया है कि मैं अगर सारी सूरत हाल को देखूँ तो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ होना चाहिए गवर्नमेंट से कि आपने सबकी बेइज्जती भी करवा दी, आप पैकेज भी जो है वो नहीं करवा सके और आपको सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ नाम की गवर्नमेंट हैं, आपको सिर्फ कुर्सियां चाहिए जिनको आप गर्म कर सकें और आपको जहाज़ चाहिए जिनको लेके कभी आप उधर चले जाएं, कभी आप उधर चले जाएं और बाकी जो हैं वो आपके अपनी फैमिली के बिजनेस है, आप उसको डेवलप करना चाहते हैं। मुल्क के बारे में जहाँ पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पे नहीं करते और आप हमारा लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप ये समझते हैं कि अगर आइनी पैकेज भी हमने करवाना है, आइनी तरामीम भी करवानी है तो वो इस्टेब्लिशमेंट करवाएगी। अगर ये सारे काम हमने करवाने हैं तो आप लोगों की क्या ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है ये इंप्रेशन आना चाहिए इस वक्त, क्योंकि एक इतनी बड़ी सुबकी गवर्नमेंट की हुई और उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की भी हुई कि एक काम जो बड़ा ईजी था, जिसे किया जा सकता था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ थी और बाकी पार्टियां भी और आधी से ज़्यादा PTI भी आपके साथ थी, क्योंकि आपके राब्ते थे उनके साथ तो MNAs आपने उनको पंजाब हाउस में रखा हुआ था जिनको अब आपने छोड़ना पड़ गया और वो सारे जश्न मना रहे हैं। तो वो सब कुछ जब आपके पास थे तो आप क्यों नहीं कर सके। और फिर आपने पहले अनाउंस कर दिया और ऐसा लगा जैसे आप कोई पहाड़ तोड़ रहे हैं और पता ही चला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो एग्री नहीं कर रहे। तो ये किसने करना था। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक तो रहा है वैसे। ठीक है नाज़रीन, अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लाहौर में जलसे का ऐलान किया है PTI ने और बड़े ज़ोर शोर से किया। गंडापुर साहब ने कहा था कि जो मर्जी हो जाए, हमें जो भी रोके हम तो ये जलसा करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या हो सकता है, पिछले जलसे को देखते हुए इस जलसे के हालात क्या हो सकते हैं। लेकिन देखिए पंजाब गवर्नमेंट तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही, इस वक्त तक तो इजाज़त नहीं दे रही
और उन्होंने साफ इनकार कर दिया है और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि ये जलसा हो जाए, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है। और अगर ये जलसा हुआ तो इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिख कर देना पड़ेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कोई इस टाइप की बात नहीं करेंगे, कोई एंटी स्टेट बात नहीं की जाएगी, एंटी गवर्नमेंट बात नहीं की जाएगी। आप ज़रूर बात करें लेकिन उस लेवल तक नहीं जाएंगे जिस लेवल पे गंडापुर साहब के। तो अब वैसे पार्टी समझदार भी होगी उसके बाद, क्योंकि उन्हें जो फेंटा पड़ा है वो बड़ा खौफनाक है, तो उससे उन्हें महसूस हुआ कि हम बिला वजह अपने हालात ख़राब कर रहे हैं, तो पार्टी समझदारी का सबूत देगी। लेकिन अगर ये जलसा नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह सकेगी कि देखिए जी हम तो जलसा करना चाहते थे, हमें ये भी मौका नहीं दिया गया। और अगर गवर्नमेंट मौका दे देती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में बंदे जमा नहीं कर सकेगी, तो इससे पार्टी को बहुत नुकसान होगा। तो पार्टी ये चाहती है कि जलसा ना हो और गवर्नमेंट भी ये चाहती है जलसा ना हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा बहुत है। वो प्रोपेगेंडा करेंगे कि देखें इन्होंने हमें हमारा जमहूरी हक भी नहीं दिया। और अगर ये हक उन्हें मिल गया तो इस बार गंडापुर साहब की तकरीर आप बड़ा इंजॉय करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो एक रेशन होगा ही नहीं जो वो पहले जिसका मुजाहरा कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर मैंने यहाँ पे खड़े होकर इस टाइप की तकरीर की तो ये मुझे लाहौर से नहीं निकलने देंगे। ठीक ठीक नाज़रीन, चलते हैं अपने वीलॉग के बिल्कुल आखिर में। हमारा वीलॉग के आखिर में जी सवालात आज दो रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन में लोगों ने अपने मसाइल बताने ही छोड़ दिए और सवालात इतने थे कि समझ नहीं आ रही थी कि उसमें से क्या चूज़ किया जाए। बहरहाल दो सवालात हैं, कोशिश करेंगे ज़रा उनका जल्दी जल्दी जवाब ले लिया जाए चौधरी साहब से। मूसा अंसारी साहब पूछते हैं, सर बड़ा मासूमाना सा सवाल है, हमारा क्या बनेगा और अपने आप को गरीब आवाम कह रहे हैं। अब मसला ये है कि गरीब आवाम जो है इसलिए गरीब है कि वो काम नहीं करना चाहती। दुनिया में आज तक कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो गरीबों को अमीर बना सका। गुर्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप खुद अपनी कोशिश से बाहर निकलते हैं, और अगर आप कोशिश नहीं करते, आप स्किल्ड नहीं होते, आप मेहनत नहीं करते, तो फिर आप गरीब ही रहते हैं। ख्वाह आप अमेरिका के अंदर हो, या फिर आप नॉर्वे के अंदर हो, या फिर आप जापान के अंदर हो, या आपकी सोने के पहाड़ के ऊपर भी बैठे हों। देखें, जहाँ पे सोना निकलता है वहाँ पे दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो आदमी होता है जो वहाँ पे कान में नहीं होता और कान के ऊपर कोई काम नहीं करता, वहाँ से कोई 10,000 किलोमीटर दूर बैठा होता है, और उस सोने की सारी जो तजारत है उसका बेनिफिशरी वो होता है दूर बैठ के। और दूसरा वो एक मज़दूर होता है जो सोने की कान के ऊपर बैठा होता है, जो वहाँ पे टूल चला रहा होता है, जो ख़ुद अपने हाथों से सोना निकाल रहा होता है, लेकिन वो उसकी रोटी पूरी नहीं होती और वो हमेशा हैंड टू माउथ रहता है। तो इन दोनों के अंदर कितना फ़र्क है? उसकी फ़र्क ये है कि जो पहला आदमी है उसने अपनी स्किल डेवलप की, उसने अपनी मेहनत की, उसने अपने आप को चेंज कर लिया, और उसके बाद वो दूर बैठ के भी उस सोने का बेनिफिशरी है। और जिसने अपने आप को डेवलप नहीं किया, वो सोने का मालिक होने के बावजूद, सोने की कान के अंदर होने के बावजूद भी हैंड टू माउथ है। तो दुनिया का कोई मुल्क किसी गरीब को अमीर नहीं बनाता, दुनिया का कोई मज़हब किसी गरीब को अमीर नहीं बनाता, दुनिया की कोई फ़िलासफ़ी किसी गरीब को अमीर नहीं बनाती। सिर्फ़ और सिर्फ इंसान अपने आप को खुद अमीर बनाता है। आपने अगर इस मुल्क के हालात तब्दील करने हैं तो सबसे पहले अपने हालात तब्दील करें, दूसरों की तरफ देखना बंद कर दें। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया भी हो जाए, यहाँ पे तेल भी निकल आए और यहाँ पे सोने के पहाड़ भी निकल आए, तो अगर आप खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे तो आप अमीर नहीं हो सकते। अब दूसरों को ब्लेम ना करें, खुद कोशिश करें, ना सिस्टम को ब्लेम करें ना दूसरों को ब्लेम करें। मसला सिर्फ आपका है, ये आपका बुखार है, इसका हल भी आपने निकालना है। किसी दुनिया की और ताकत ने आपका बुखार ख़त्म नहीं करना, ना उसका इलाज करना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है जी, अनायत हुसैन शाह साहब पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात को कबूल ना करे और कहे कि इसे पार्लियामेंट में ही हल करे? नहीं, ऐसा अब नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवाइडेड है। कभी एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक होती थी तो उस वक्त आप कुछ भी कर लेते थे, लेकिन अब डिवाइडेड है। और इस डिवीज़न इतनी खौफनाक है कि जब एक बनेगा, जो बेंच बनेगा, तो उस बेंच के अंदर जो लोग आपके मुखालिफ होंगे वो अपना फ़ैसला पहले ही जारी कर देंगे और उससे एक नई कन्फ्यूजन निकल आएगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बड़ी कम हो गई है, तो अब इसको दोबारा रिविज़िट करना पड़ेगा, कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा ताकि यूनिटी कायम हो सके और ये क़यास और ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। और अगर ये नहीं ख़त्म होता तो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है अदल और इंसाफ तो दफन ही हो जाएगा। ठीक है नाज़रीन, आपने व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।